I was going through your tests of neoplasia. अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते तो आप लोगों को बहुत डांट पड़ती उस टेस्ट के बाद। क्यों हालात ऐसे नहीं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल है इन हालात में कोई भी एक्टिविटी जो हमारी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटी थी उसको कंटिन्यू रखना। वाकई आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन बस एक मशवरा है, मशवरा समझने आप लोग बड़े होने के नाते मैं आपको मशवरा ही दे सकती हूँ कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, कुछ ना कुछ करते रहें। थोड़ा थोड़ा भी आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे और ये चीज़ आपको थ्रू आउट योर लाइफ पे ऑफ। दो तीन चीज़ें मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, मैंने काफ़ी बच्चों के टेस्ट में देखी। पहली चीज़ ये थी कि बिनाइन जो डिफरेंस था, अब बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स डिफरेंस जो था ये मोस्ट क्वेश्चन था टेस्ट का, और बुक के अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई देख के कि बच्चों ने गूगल पे से कॉपी पेस्ट किया हुआ है और इतने स्टूपिड आंसर्स उसके लिखे हुए हैं कि ये मुझे मिल गया गूगल में से सोर्स कि कहाँ से कॉपी पेस्ट हुआ हुआ था। बेनाइन ट्यूमर्स के आगे लिखा हुआ है नॉर्मली डोंट रिटर्न आफ्टर दे आर रिमूव्ड and then usually have a smooth regular shape, और benign tumors में लिखा हुआ है often move around if you push on them, and malignant के बारे में लिखा हुआ है don't move around when you push on them, they have an uneven shape and turn after being removed। अब बच्चों ये ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आपको शायद होते क्लास 8th में या 9th में तो ये एक्सेप्टेबल आंसर होता, लेकिन अब आप लोग बैठे हुए हैं 3rd ईयर में MBBS की। अब इस तरह के आंसर्स लिखना जो है वो मजाक करने के बराबर है। मतलब इससे अच्छा था कि आप लोग कोई जोक लिख देते उसमें। ठीक है, थोड़ा सा हम हंसी ले, वैसे तो इस पे भी हम लोग बहुत हंसे, मुझे बहुत हंसी आई है आंसर्स पढ़ के, लेकिन मुझे थोड़ी सी फिक्र भी हुई कि ये लोग जो हैं वो कहाँ से ये ढूंढ के ला रहे हैं इस तरह के आंसर्स। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज हाई ग्रेड मैलिग्नेंसीज का आंसर किसी ने भी एक्यूरेटली नहीं दिया हुआ। अब हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी मैंने सोचा था मैं आप लोगों को दोबारा से समझा दूं कि क्या होती है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होती है? ग्रेडिंग इज ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। उसके अंदर मेटास्टेसिस, लोकल लिम्फ नोड्स, ये सारी चीजें उसमें नहीं होती, उनका कोई काम नहीं है। ठीक है, ग्रेडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिस्टोलॉजी और मॉर्फोलॉजी का जिक्र होता है। अगर हाई ग्रेड पूछा है तो वो उसके अंदर सिर्फ हिस्टोलॉजी आएगी मैलिग्नेंसी की, और पुअरली डिफरेंशिएटेड जो नियोप्लेजिया होगा वो हाई ग्रेड होगा। जब स्टेजिंग की अगर बात आती है तो अगर स्टेज 4 स्टेजिंग क्योंकि नंबर बेस्ड होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, उसमें स्टेज 4 जो है वो हाईएस्ट स्टेज है, एंड स्टेज भी जिसको बोलते हैं। स्टेजिंग का अगर जिक्र होता है तो उसमें मॉर्फोलॉजी नहीं आती, उसके अंदर दो तीन चीजें आती हैं, ट्यूमर का साइज आता है, लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट आती है, और मेटास्टेटिक स्प्रेड आता है। ये तीन चीजें होती हैं जो स्टेजिंग में आती हैं। और लेकिन अगर ग्रेडिंग की बात होती है वो या तो लो ग्रेड होता है कोई मैलिग्नेंसी या फिर हाई ग्रेड होती है। लो ग्रेड का मतलब है कि वो वेल डिफरेंशिएटेड है, और हाई ग्रेड का मतलब है कि वो पुअरली डिफरेंशिएटेड है, एनाप्लास्टिक है। तो ग्रेडिंग के अंदर हाई ग्रेड ट्यूमर के फीचर्स के अंदर सबने ही लिखा हुआ है कि मेटास्टेसिस का जिक्र किया हुआ है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, वो हालांकि उसका पार्ट नहीं होता, उसमें सिर्फ आप लोगों ने एनाप्लास्टिक फीचर्स बताने थे कि जो ट्यूमर पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं उनमें क्या फीचर्स। एक और जो इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक सबने ही तकरीबन की हुई है वो लिखा हुआ है माइटोसिस। अब माइटोसिस की, सिर्फ माइटोसिस की प्रेजेंस जो है दैट इज नॉट ए फीचर ऑफ हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी। क्यों? क्योंकि मेटास्टेसिस इज प्रेजेंट, सॉरी, माइटोसिस इज प्रेजेंट इन नॉर्मल कंडीशंस एज वेल। हमारी स्किन के अंदर बहुत रैपिड रेट के ऊपर माइटोसिस हो रहा है और सारे के सारे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, ऑब्वियसली हमारी स्किन रोज रिन्यू हो रही होती है। इसी तरह इंटेस्टाइनल म्यूकोजा जो है उसके सेल्स दे आर
डिवाइडिंग ऑन ए डेली बेसिस, और वो रोज डिवाइड होके नए सेल्स वहां पे बन रहे होते हैं। वो माइटोसिस होता है तो वो डिवाइड होते हैं ना, ठीक है। तो माइटोसिस जो है इट इज ए फीचर ऑफ एनी नॉर्मल सेल। इसको आप मेलिग्नेंसी का फीचर नहीं लिख सकते। मेलिग्नेंसी के अंदर माइटोसिस जो है वो एबनॉर्मल माइटोसिस होता है। माइटोटिक फिगर्स जो हैं उनकी शेप जो है वो एबनॉर्मल होती है, बिजार माइटोटिक फिगर्स होते हैं, और माइटोसिस का हाई वेरी हाई रेट हो जाता है माइटोसिस का। ये वाली चीजें मेंशन करना जरूरी है। खाली माइटोसिस लिख देने का मतलब यही है कि आप लिख दें अ सेल। मेलिग्नेंसी का फीचर सेल तो नहीं है ना, ऑब्वियसली सेल तो सेल होता है, वो तो नॉर्मल है। ठीक है, आप लोगों को अब समझ आ रही है इस बात की? आई होप आप लोग इस बात को याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और तकरीबन सबने ये मिस्टेक की हुई है टेस्ट के अंदर। ओके, we had started the chapter of hemostasis, and today I'm going to talk about normal hemostasis, hemorrhages, अभी cover हो जाएगा। Hemostasis, which is the normal process. How we define hemostasis? Hemostasis is a precisely orchestrated process involving platelet, clotting factors, and endothelium that occurs at the site of vascular injury and culminates in the formation of a blood clot, which serves to prevent and limit the bleeding. ठीक है जी, a very simple definition. Okay, I try to change my location. Please hold on and give me 2 minutes only. Okay, I have changed my location. I hope अब कोई distortion ना हो. So, what is hemostasis? Hemostasis is normal flow of blood, and it is a balanced condition. And the primary components of hemostasis are platelets, clotting factors, and endothelium. Okay, and where does this occur? It occurs at the site of vascular injury, and it ends in the formation of a blood clot, which serves to prevent or limit the bleeding. Now, it is a balanced process, hemostasis. ना तो इसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो रहा होता है नॉर्मली, और ना ही ब्लीडिंग हो रही होती है नॉर्मली। ठीक है, दरमियान में बैलेंस्ड होता है ये इन दोनों कंडीशंस के। इफ एनी ऑफ दीज फैक्टर्स आर अफेक्टेड और they are injured or deficient or excessive, तो वो जो बैलेंस है that will tilt towards one side, या तो थ्रोम्बोसिस की तरफ चला जाएगा बैलेंस, या फिर या फिर ब्लीडिंग की तरफ चला जाएगा। ठीक है, दोनों एंड्स के ऊपर ब्लीडिंग है, या तो एक एक्सट्रीम ब्लीडिंग है और दूसरी एक्सट्रीम है थ्रोम्बोसिस, और दरमियान में हीमोस्टेसिस है। ठीक है, so hemostasis is a precisely orchestrated process involving platelets, clotting factors, and endothelium that occurs at the site of vascular injury and culminates in the formation of a blood clot, which serves to prevent or limit the bleeding. What are the general sequence of events leading to hemostasis at a site of vascular injury? The first event is arteriolar vasoconstriction, and it occurs immediately, and it reduces blood flow to the injured area. It is mediated by reflex neurogenic mechanisms and augmented by the local secretion of factors such as endothelin, a potent endothelium derived vasoconstrictor. ठीक है, arteriolar vasoconstriction का क्या मतलब है?
कि जिस जगह पे भी वैस्कुलर इंजरी होगी, या आप लोगों ने नोट किया होगा कभी छोटा मोटा कोई कट लग जाए स्किन के ऊपर, तो वो थोड़ी देर बाद खुद ही ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. वी जस्ट हैव टू अप्लाई अ लिटिल प्रेशर ओवर दैट कट. ठीक है, उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि वो जो न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म्स हैं वो थोड़े से स्पीड अप हो जाते हैं. अगर आप इस प्रेशर को अप्लाई ना भी करें तो भी थोड़ी देर ब्लड फ्लो करेगा और उसके बाद वो खुद ही रुक जाएगा. और वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो नीचे आर्टीरियोल्स है उनकी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है. वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों होती है? इट इज अ रिफ्लेक्स न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म, और लोकली वहां पे एंडोथिलिन रिलीज होती है विच इज ए एंडोथीलियम डिराइव्ड वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर. एंडोथिलिन कहाँ से रिलीज होती है? फ्रॉम एंडोथीलियम. ब्लड वेसल की अपनी वॉल में से ही एक वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर सिक्रीट होता है विच इज नोन एज एंडोथिलिन, और उस एंडोथिलिन की वजह से क्या होता है? आर्टीरियोलर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है लोकलाइज्ड. दिस इज ए कट सेक्शन ऑफ एन आर्टीरियोल. इसकी आप लोग वॉल्स देख सकते हैं. Innermost wall is endothelium, from where this endothelin is released, which causes reflex vasoconstriction of the arteriole at the site of injury. इसमें और कोई चीज इन्वॉल्व नहीं होती, कोई प्लेटलेट्स, ब्लड सेल्स, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता. जस्ट इट्स एंडोथिलिन which is contracting the local smooth muscles of the arteriole, और इसकी वजह से प्राइमरीली ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप होती है. Now this effect is transient. थोड़ी देर के बाद जब वो न्यूरोजेनिक इफेक्ट, जब लोकल एंडोथिलिन जो है ये खत्म हो जाएगी, obviously it is a limited stock of endothelin present at that site. When it is exhausted, then the effect of endothelin on the smooth muscles will be lost. उस वक्त क्या होगा कि ये जो reflex vasoconstriction है ये खत्म हो जाएगी, and bleeding would resume if activation of platelets and coagulation factors does not occur. इस टेम्पररी फेज का फायदा ये होता है कि उतनी देर में प्लेटलेट का प्लग आके यहाँ पे फॉर्म हो जाता है. तो जितनी देर में प्लेटलेट्स ने आना है और यहाँ पे एक प्लग बनाना है, उतनी देर उसको ये ब्लीडिंग को स्टॉप किए रखता है. रिफ्लेक्स वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन. ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टीरियोलर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन. Now next phase is primary hemostasis, which is also known as the formation of the platelet plug. Disruption of the endothelium exposes subendothelial von Willebrand factor and collagen, which promote platelet adherence and activation. Actually जब यहाँ पे इंजरी हुई है वैस्कुलर, तो क्या हुआ है कि एंडोथेलियम के नीचे के जो कोलेजन है दैट इज आल्सो एक्सपोज्ड, और उस कोलेजन में क्या है? वॉन विलीब्रांड फैक्टर है. वॉन विलीब्रांड फैक्टर इज अ रिसेप्टर व्हिच ब्रिजेस प्लेटलेट्स विद द एंडोथेलियम. ठीक है, जब वो रिसेप्टर एक्सपोज होता है तो प्लेटलेट्स के ऊपर जो उसके रिसेप्टर्स हैं दे विल कम एंड बाइंड विद द वॉन विलीब्रांड फैक्टर. ओके, वॉन विलीब्रांड फैक्टर के साथ जब प्लेटलेट जो है इट एडहियर्स, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? देयर इज एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स. एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स का क्या मतलब है? एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स का मतलब ये है कि प्लेटलेट्स चेंज देयर शेप. नॉर्मली दे आर स्मॉल राउंडेड डिस्क्स and they change their shape to flat plates with spiky protrusions that markedly increase surface area and release of secretory granules. ठीक है जी. एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स जो है इसके दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट इज चेंज ऑफ शेप, और शेप चेंज होके क्या शेप बन जाती है? शेप चेंज होके एक फ्लैट प्लेट की तरह की शेप बन जाती है, और उसके ऊपर स्पाइकी प्रोट्रूजन्स होते हैं जिस तरह के सी अर्चिन्स के ऊपर होते हैं. बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ प्रोट्रूजन्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटलेट्स. और उन प्रोट्रूजन्स का क्या मतलब है? मकसद है, उनका फायदा क्या है कि उसकी वजह से सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है प्लेटलेट्स का. शेप चेंज के अलावा क्या होता है एक्टिवेशन में? सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स जो हैं दे आर रिलीज्ड. अब ये सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स कौन से होते हैं? ये प्लेटलेट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल्स होते हैं. अल्फा ग्रैन्यूल्स,
बीटा ग्रैन्यूल्स एंड गामा ग्रैन्यूल्स, वो रिलीज हो जाते हैं। वो हम अभी पढ़ेंगे कि उनके क्या कंपोनेंट्स हैं। नाउ दीज सिक्रीटेड प्रोडक्ट्स recruit additional platelets which undergo aggregation to form a primary hemostatic plug. ठीक है, ये बन गया प्राइमरी प्लग which is comprised of only platelets. Okay, diagrammatic presentation of the whole scenario. First, there is platelet adhesion because of the von Willebrand factor. ठीक है, वॉन विलीब्रैंड फैक्टर के साथ जैसे ही प्लेटलेट एडहियर किए तो उनकी एक्टिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। एंड व्हाट इज एक्टिवेशन? एक्टिवेशन इंक्लूड्स शेप चेंज, ये इनकी शेप चेंज हो गई। एंड नेक्स्ट इज सेकंड कंपोनेंट इज ग्रैन्यूल रिलीज, फॉर एग्जांपल एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सेन A2। इन प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रैन्यूल्स की वजह से क्या होता है? देयर इज एडिशनल रिक्रूटमेंट एंड एग्रीगेशन, अल्टीमेटली अ प्लग इज फॉर्म्ड। इस तरह से एक पूरा प्लग बन जाता है जो भी इंजरी है ब्लड वेसल के अंदर उसको ये कवर कर लेते हैं और ब्लीडिंग जो है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाती है। जो आर्टीरियोलर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन थी वो दैट वाज ए टेम्पररी प्रोसेस, और ये जो एग्रीगेशन है और हीमोस्टैटिक प्लग फॉर्मेशन है या फिर प्राइमरी हीमोस्टेसिस है, ये सब इसी के प्रोसेस के नाम है। इसकी वजह से देयर इज परमानेंट स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, अब प्राइमरी हीमोस्टेसिस तो हो गई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज सेकेंडरी हीमोस्टेसिस विच इज डेपोजिशन ऑफ फाइब्रिन। फाइब्रिन आप लोगों को पता है कहाँ से आता है? जो आप लोगों ने कोएगुलेशन कैस्केड पढ़ी हुई है ऑलरेडी, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कोएगुलेशन कैस्केड, उसका प्रोडक्ट होता है फाइब्रिन। वही फाइब्रिन जो है वो आके क्या करता है कि वो प्लेटलेट प्लग को लिवर कहाँ से आ गया बीच में? Yes, fibrinogen is synthesized in the liver, but it is activated to fibrin as a result of whole of the coagulation cascade. ठीक है, तो उस coagulation cascade को आप लोग माइंड में रखें। वो कैस्केड हम लोग अभी थोड़ी देर बाद डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोग ये याद रखें कि कैस्केड स्टार्ट कहाँ से होती थी? इन वीवो या फिर बॉडी के अंदर कैस्केड जो है वो ट्रिगर कैसे होती थी? हर वक्त तो नहीं हो रहा होता ना कोएगुलेशन कैस्केड, उसका कोई ट्रिगरिंग इवेंट है। तो वो ट्रिगरिंग इवेंट एक्चुअली क्या है? इट इज एक्सपोजर ऑफ टिश्यू फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट इवेंट ऑफ द कोएगुलेशन कैस्केड इन वीवो इज, इन वीवो का मतलब है इन बॉडी, और इन विट्रो का मतलब होता है इन दी ग्लास और इन एक्सपेरिमेंटल ग्लास ट्यूब्स। ठीक है, तो इन वीवो कोएगुलेशन कैस्केड का ट्रिगरिंग पॉइंट क्या होता है? एक्सपोजर ऑफ टिश्यू फैक्टर। और टिश्यू फैक्टर कैसे एक्सपोज होता है? बिकॉज ऑफ आर्टीरियोलर और वेस्कुलर इंजरी। जब जैसे ही वो इंजर होगी नीचे से टिश्यू फैक्टर एक्सपोज हो जाएगा, और वो जब टिश्यू फैक्टर एक्सपोज हो जाता है तो पूरी की पूरी कोएगुलेशन कैस्केड स्टार्ट हो जाती है। और वो कोएगुलेशन कैस्केड खत्म कहाँ पे होती है? बाय कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन एंड थ्रोम जो थ्रोम्बिन है उसकी फॉर्मेशन, फाइब्रिन एंड थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन पे। टिश्यू फैक्टर क्या है? टिश्यू फैक्टर इज ए मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकोएगुलेंट ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड बाय स्मूथ मसल सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट्स ऑफ वेसल वॉल। ठीक है, कोई ये ऐसी नई चीज नहीं है टिश्यू फैक्टर, इट इज जस्ट ए ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, और कहाँ से निकलती है ये? स्मूथ मसल सेल्स जो कि वेसल वॉल में है, और फाइब्रोब्लास्ट्स विच आर आल्सो प्रेजेंट इन दी वेसल वॉल। इन दोनों में से ये रिलीज होता है टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर बाइंड्स एंड एक्टिवेट्स फैक्टर 7, setting in cascade of reactions that culminates in thrombin generation. Thrombin cleaves circulating fibrinogen into insoluble fibrin, creating a fibrin meshwork and also a potent activator of platelets, leading to additional platelet aggregation at the site of injury. Secondary hemostasis consolidates the initial platelet plug. ठीक है, अब क्या हुआ? सबसे पहले देयर वाज अ वैस्कुलर इंजरी। वैस्कुलर इंजरी के बाद न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स की वजह से देयर वाज ट्रांजिएंट वैस्कुलर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, आर्टीरियोलर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है,
that was transient. In the meanwhile, a primary platelet plug formed at the site of injury, and that primary platelet plug consisted only of platelets. Okay? And the next step was formation of secondary platelet plug, which consists of platelets along with the fibrin. फाइब्रिन जो है वो उन सारे प्लेटलेट्स के दरमियान स्मथ बॉन्ड का काम करती है, या फिर जर्मन ग्लू। पहले ये खाली अकेले पड़े हुए थे तो वो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, दे कैन इजीली डिस्टरप्ट इवन बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लो। जब ये दरमियान में ये जर्मन ग्लू लग गई यानी कि फाइब्रिन लग गई, तो फिर अब ये बिल्कुल भी जुदा नहीं होंगे, ये हमेशा इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, सो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या हुआ है, सबसे पहले टिश्यू फैक्टर इज एक्सपोज्ड। टिश्यू फैक्टर जाके उसने क्या किया कि कोएगुलेशन कैस्केड स्टार्ट कर दी। उसी वक्त क्या हुआ कि फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी स्टार्ट हो गया। ये क्या है फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन? जो है ये प्लेटलेट की जब एक्टिवेशन हुई है तो उसकी सरफेस के ऊपर फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स भी एक्सप्रेस होना शुरू हो गया। इसकी वजह से फर्दर कोएगुलेशन कैस्केड जो है उसके अंदर भी फॉस्फोलिपिड सरफेस चाहिए होती है, अदरवाइज वो स्मूथली रन नहीं करता। तो इस फॉस्फोलिपिड ने कोएगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट होने में मजीद हेल्प किया है। थर्ड क्या है कि एज अ रिजल्ट ऑफ कोएगुलेशन कैस्केड थ्रोम्बिन इज एक्टिवेटेड एंड फाइब्रिन इज पॉलीमराइज्ड। जब फाइब्रिन पॉलीमराइज्ड हो गई तो उसने इन सारे प्लेटलेट्स को जोड़ दिया। ठीक है, तो दिस इज दी सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। नेक्स्ट इज क्लॉट स्टेबलाइजेशन एंड रिजॉर्प्शन। ये these are also part of the secondary hemostasis. Polymerized fibrin and platelet aggregates undergo contraction to form a solid permanent plug that prevents further hemorrhage. क्या बिल्कुल उसने जब कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है तो वो बिल्कुल अच्छी तरह फिक्स हो जाता है वहां पे, और फर्दर कोई हेमरेज उसमें से कोई लीकेज जरा सी भी नहीं होती ब्लड की, इतना अच्छा वहां पे प्लग बनता है। ऑब्वियसली जो चीजें अल्लाह मियां ने बनाई हैं दे आर दी बेस्ट, उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अब इस प्रोसेस को रोकना भी है। ऑब्वियसली अगर ये प्रोसेस रुकेगा नहीं तो प्लेटलेट्स आके वहाँ पे फिक्स हुए जाएंगे, और कोएगुलेशन कैस्केड एक्टिवेटेड ही अगर रहेगा तो क्या होगा कि वहाँ पे फाइब्रिन भी बनती जाएगी और वो प्लग इतना बड़ा होता जाएगा कि वो नॉर्मल जो ल्यूमेन है पूरा उस वेसल का उसको ब्लॉक कर देगा। तो वो चीज़ नहीं चाहिए हमें। उसके लिए देर आर सर्टेन काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, for example tissue plasminogen activator. They are set into motion that limit clotting to the site of injury and eventually lead to clot resorption and tissue repair. ठीक है, तो this is why उसकी definition के अंदर word था कि well orchestrated process है ये। ऐसा नहीं है कि वो चलता जाएगा खुद ही और कोई उसकी वही नहीं है। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? where certain instruments are played in a very कोऑर्डिनेटेड फैशन। ठीक है, हर बंदे को पता होता है, उसने अपने नोट्स उसके सामने पड़े हुए होते हैं और उसने उसके अकॉर्डिंग ही अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करना होता है, तब वो पूरा ऑर्केस्ट्रा जो है वो अच्छा म्यूजिक प्ले कर सकता है। इसी तरह इसमें भी यही है कि प्लेटलेट्स को भी पता है उनका काम, एंडोथीलियम को भी पता है और कोएगुलेशन कैस्केड को भी पता है। ठीक है, उनमें से कोई ऊपर नीचे होगा तो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो उसका बैलेंस खराब हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस सब को रेगुलेट करने के लिए देर आर अदर मैकेनिज्म्स, जैसे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। सो दिस वाज द बेसिक सिनेरियो। ओके, जो एंटी थ्रोम्बोटिक इवेंट्स हैं उनमें क्या क्या है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर विच undergoes the process of fibrinolysis, then thrombomodulin which blocks coagulation cascade, और ये सारे जो हैं these are the components of a normal platelet plug, secondary platelet plug। देखें आप इसके अंदर ट्रैप्ड न्यूट्रोफिल्स भी हैं, देयर आर ट्रैप्ड रेड ब्लड सेल्स एंड पॉलीमराइज्ड फाइब्रिन, और जो प्राइमरी बेसिक उसका कंपोनेंट है दैट इज प्लेटलेट्स। ये चीज उसके अंदर आती है एमसीक्यूज के अंदर, ये आपको पता होने चाहिए कि जो सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, पॉलीमराइज्ड फाइब्रिन होती है और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, ऑल दीज टुगेदर मेक अप द सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग and this structure is known as a thrombus। ठीक है, थ्रोम्बस क्या है?
Thrombus is a secondary platelet plug that is attached to the wall of the vessel from one end, and the other end of this clot is suspended in the blood. ठीक है, ये इसके अंदर और एम्बोलस के अंदर बेसिक डिफरेंस ये होता है कि थ्रोम्बस जो है इट इज अटैच्ड एट वन ऑफ द एंड फ्रॉम द वेसल वॉल, लेकिन जो एम्बोलस है वो इट इज फ्री फ्रॉम ऑल साइड्स, वो इट इज फ्री टू स्विम इन द ब्लड. ठीक है, ये दो डिफरेंसेस हैं. इसीलिए एम्बोलस जो है वो कहीं पे भी जाके किसी भी जगह पे जहाँ पर वो उसका साइज जो है अकॉर्डिंग टू दी ब्लड वेसल ल्यूमेन जो है वो होगा प्रोपोर्शनेट, वहां पे जाके वो प्लग कर देगा उस वेसल को. एम्बोलस का ये होता है. लेकिन थ्रोम्बस जो है वो अटैच्ड ही है. जैसे ही इस पे से डिटैच होता है तो उसी वक्त इसका नाम थ्रोम्बस से चेंज होकर एम्बोलस हो जाता है. सो दीज वर सर्टेन पॉइंट्स. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अभी तक या फिर एनी अदर कमेंट्स यू कैन शेयर. इस सारे को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक ही कमेंट आता है एंड दैट इज सुभान अल्लाह. अल्लाह मियां ने क्या बना दिया इंसान. इंसान के बाकी के सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी यही सब कुछ हो रहा होता है. ओके जी, नाउ वी मूव ऑन टू दी डिस्कशन ऑन प्लेटलेट्स. इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्रैन्यूल्स कौन से होते हैं. एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स को हम देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में. So what are platelets? Platelets are actually disc-shaped anucleate cell fragments that are shed from megakaryocytes in the bone marrow into the bloodstream. अब ये अगर आप लोगों के लिए नई बात है तो इसको ध्यान से सुन लें कि these are not cells themselves. ठीक है, platelets जो हैं they are not cells, they are cell fragments and they do not contain any nucleus. They are anucleate, they are cell fragments, they are disc-like in shapes. एंड ये सेल फ्रेगमेंट्स होते कौन से सेल के हैं? एक्चुअली मेगाकैरियोसाइट्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन दी बोन मैरो, और वहां से मेगाकैरियोसाइट्स के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो उसमें से अलग होके ब्लड के अंदर शामिल होते रहते हैं, विच आर नोन एज प्लेटलेट्स. ठीक है, सो मेगाकैरियोसाइट्स आर द सेल्स whose fragments are known as platelets. Okay. What is the role of platelets in hemostasis? Obviously, platelets form the primary plug that initially seals vascular defects, and they also provide surface that binds and concentrates activated coagulation factors. ठीक है, और surface कौन सी ये provide कर रहे होते हैं? Phospholipid surface. So these are two basic roles of platelets in hemostasis. First is formation of a primary platelet plug, and second is that they provide a surface for coagulation factors to get activated and perform their function. Okay, अब उनके basic क्या parts हैं platelets के अंदर which help them to perform their functions. First of all, there are several glycoprotein receptors on the surface of platelets. Obviously, when platelets are binding with von Willebrand factor, for example, in the अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से अभी आप लोगों को यही मैं example दे सकती हूँ कि वो von Willebrand factor के साथ अगर bind किए हैं तो obviously they should be having some receptors जिनकी वजह से वो जाके von Willebrand factor के साथ bind किए हैं. तो उन receptors जो हैं they are glycoprotein receptors, और उसके अलावा भी उनके अंदर कई सारे receptors होते हैं which help them bind to different surfaces. Second is that they have contractile cytoskeleton. इनका साइटोस्केलेटन जो है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसीलिए जब वो एक्टिवेट होते हैं तो उनकी शेप इतनी आसानी से चेंज हो जाती है. ठीक है, एंड थर्ड इज दैट दे हैव टू टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल्स, cytoplasmic granules. First are the alpha granules and second are the dense or delta granules. So alpha granules contain adhesion molecule, for example p-selectin. Then they have coagulation factors like fibrinogen, factor 5 and von Willebrand factor. So these three coagulation factors are present in the alpha granules of platelets.
Number 3, they have proteins involved in wound healing. For example, fibronectin, platelet factor 4, platelet derived growth factor, and transforming growth factor beta. These four proteins are also part of the alpha granules of platelets. ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, ये इतना मुश्किल नहीं है इनको याद रखना, तो दे शुड नो देम बाय हार्ट। स्पेशली ये जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, which of the coagulation factors are present in the alpha granules of platelets? Fibrinogen, factor 5, and von Willebrand factor. Second are the dense or delta granules, which contain ADP, ATP, ionized calcium, serotonin, and epinephrine. Okay. ADP, ATP, ionized calcium, serotonin, and epinephrine. होता क्या है? After a traumatic vascular injury, platelets encounter constituents of the subendothelial connective tissue such as von Willebrand factor and collagen. On contact with these proteins, platelets undergo a sequence of reactions that culminate in the formation of a platelet plug. ठीक है, इट्स जस्ट अ रेपिटेशन। अभी पहले ये बात आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि वॉन विलीब्रैंड फैक्टर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द स्मूथ मसल सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट ऑफ द वैस्कुलर वॉल्स। ठीक है, वहां से ये रिलीज होता है और it connects with the platelet. Platelet adhesion is mediated largely via interactions with von Willebrand factor, which acts as a bridge between the platelet surface glycoprotein receptor 1b and exposed collagen. अब ये उसी ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर का नाम है जो प्लेटलेट की सरफेस पे प्रेजेंट होता है और वॉन विलीब्रैंड फैक्टर के साथ उसको बाइंड करता है। 1b इसका नाम है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ग्लाइकोप्रोटीन 1b इज द प्लेटलेट रिसेप्टर which binds with the von Willebrand factor. Notably, genetic deficiencies of von Willebrand factor or glycoprotein 1b receptor result in bleeding disorders called Bernard-Solier syndrome. Okay? जब von Willebrand factor की deficiency होती है, which is a very common bleeding disorder, बहुत सारे बच्चे जो लोग पीड स्पॉट पे काम करेंगे, they will encounter many patients, many pediatric patients suffering from this disease, von Willebrand disease. और जब आप लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे इसकी डिटेल फोर्थ ईयर में, तो आप लोगों को पता चलेगा कि वॉन विलीब्रैंड डिजीज जो है इसकी भी कई वैरायटीज हैं। 2-3 तरह की वॉन विलीब्रैंड डिजीज होती है और इसकी मैनिफेस्टेशन क्या होती है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर, म्यूकोजा से, नोज से बच्चों को ब्लीडिंग होती रहती है विदाउट एनी अपेरेंट कॉज। तो जब इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है इस तरह के बच्चों के अंदर, उनका जब जाके टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि वॉन विलीब्रैंड डिजीज है। इट इज मोस्टली ए जेनेटिक डिसऑर्डर। और जो दूसरा डिसऑर्डर है बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, इट इज आल्सो जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इट रिजल्ट्स एज ए डेफिशिएंसी ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर ऑन प्लेटलेट्स। ठीक है, और इसकी भी मैनिफेस्टेशन, दोनों के सिम्टम्स जो है वो सेम होते हैं। ब्लीडिंग, म्यूकोजल ब्लीडिंग, नोज से ब्लीडिंग, गम्स से ब्लीडिंग, इनके प्रेजेंटेशन होती है। Hemophilia is different. Hemophilia is deficiency of clotting factors 9 and 10. Okay, hemophilia ये नहीं है। Hemophilia is a different disorder. Von Willebrand disease is an entirely different disorder. Okay, ये क्या दिखाया हुआ है? This is the subendothelium. These are the endothelial cells, which are the smooth muscle cells. ठीक है, अब ये जो है these are the von Willebrand factor जो कि सब एंडोथीलियम के ऊपर अटैच होते हैं। आप लोगों ने ये बात नोट करनी है कि ये एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर नहीं होते बल्कि ये कोलेजन के साथ अटैच्ड होते हैं। और ये ऑरेंज कलर की बॉल्स क्या हैं? दीज आर दी प्लेटलेट्स जो कि आके वॉन विलीब्रैंड फैक्टर के साथ बाइंड करेंगी विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 1 रिसेप्टर।
ठीक है, वॉन विलीब्रैंड फैक्टर, ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर, ये आके इसके साथ अटैच हो गया। अब जब एक प्लेटलेट आकर इसके साथ अटैच हो जाता है वॉन विलीब्रैंड फैक्टर के साथ, तो वो फर्दर उसमें से उसकी एक्टिवेशन होती है, उसका शेप चेंज होता है और उसमें से सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। जब वो ग्रैन्यूल्स रिलीज होते हैं तो वो इर्द गिर्द जो करीब में जितने भी प्लेटलेट्स उनके उसमें आएंगे रेंज में, उन सबको भी एक्टिवेट कर देते हैं और वो फिर सब आके इसके साथ एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं। फाइब्रिनोजेन हमने अभी पढ़ा था कि फाइब्रिन जो है वो कंसोलिडेट करती है क्लॉट को, तो वो कैसे कर रही होती है, इसके ऊपर एक और रिसेप्टर होता है, इसके ये जो है प्लेटलेट है, ये जो सी शेप रिसेप्टर है, इसका नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a कॉम्प्लेक्स। इस रिसेप्टर के थ्रू ये फाइब्रिनोजेन के साथ अटैच हो जाती है और फिर वो फाइब्रिनोजेन का जो दूसरा फ्री एंड होता है वो एक और प्लेटलेट के साथ अटैच हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे एक पूरा एग्रीगेट बन जाता है। जो हमें ऊपर से एक सीमेंट वाली दीवार, ईंटों की दीवार नजर आ रही थी, एक्चुअली उसके नीचे प्लेटलेट्स होते हैं जो कि वॉन विलीब्रैंड फैक्टर की वजह से एंडोथेलियम के साथ जुड़े हुए होते हैं और वो आपस में फाइब्रिनोजेन और ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a कॉम्प्लेक्स की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, बाइंड हुए होते हैं। ठीक है, और एडीपी जो के कौन से वाले ग्रैन्यूल्स में से रिलीज होती थी, डेल्टा ग्रैन्यूल्स में से। डेल्टा ग्रैन्यूल्स में से जो एडीपी रिलीज हुई है उसने यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज कर देनी है इस प्लेटलेट की शेप में, यानी कि उसकी एक्टिवेशन और शेप चेंज जो है वो दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एडीपी। ठीक है, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम क्या है? इट इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर दैट that is present because of deficiency of glycoprotein 1b receptor. Von Willebrand disease क्या है? It is again a bleeding disorder present due to any deficiency or defect in the von Willebrand factor. Glanzmann thrombasthenia is another disorder which is again a bleeding disorder and it happens because of any defect or deficiency in glycoprotein 2b3a complex. ठीक है, इन सारे डिसऑर्डर्स के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए और कौन से रिसेप्टर्स की वजह से ये हो रहे हैं डिसऑर्डर्स, ये भी पता होना चाहिए। So this diagram was explaining how platelets bind with the endothelium and with the neighboring platelets and what receptors are involved and what are the different events that take place during this binding. Okay. Platelets rapidly change shape following adhesion, being converted from smooth discs to spiky sea urchins with greatly increased surface area. और surface area के increase होने का क्या फायदा है? उस सरफेस एरिया के इंक्रीज होने का फायदा ये है कि ज़्यादा प्लेटलेट्स जो है वो उस पर जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट है जिसकी शेप चेंज हुई है उसके साथ अब ज़्यादा प्लेटलेट्स अटैच हो सकते हैं क्योंकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। This change is accompanied by alterations in glycoprotein 2b3a that increases its affinity for fibrinogen and by the translocation of negatively charged phospholipids, particularly phosphatidylserine, to the platelet surface. इस नेगेटिव चार्ज के प्लेटलेट सरफेस पे आने का क्या फायदा है कि कोएगुलेशन कैस्केड जो है उसको नेगेटिव चार्ज चाहिए होता है टू प्रोग्रेस। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा प्लेटलेट्स पे तो कोएगुलेशन कैस्केड जो है वो फंक्शन नहीं करेगी, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। इसीलिए जब हम टेस्ट ट्यूब्स के अंदर अपनी लैब्स में पीटीए पीटीटी का प्रोसीजर करते हैं तो उसमें हम ग्लास रॉड की मदद से उसको एक्टिवेट करते हैं क्योंकि जो ग्लास रॉड है उसकी सरफेस के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है तो वो उस प्रोसेस को चाहिए होता है। These phospholipids bind calcium and serve as nucleation sites for the assembly of coagulation factor complexes. ये वही बात है कि वो coagulation factor जो कैस्केड है उसको स्मूथली रन होने के लिए it needs negative charge and that is provided by phospholipids that are present on the surface of platelets. Okay, shape change के अलावा क्या चीज होती है एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स में? secretion of granules. Secretion of granule contents occur along with change in the shape. These two events are often referred to together as platelet activation. Platelet activation is triggered by a number of factors including the coagulation factor, thrombin and ADP.
अब अगर आप लोगों को प्लेटलेट एक्टिवेशन के ऊपर नोट आ जाता है तो आप लोग फिर आप लोगों को समझ ही नहीं आनी उस वक्त कि प्लेटलेट एक्टिवेशन क्या होती है। हालांकि अभी मैं इतनी क्लियरली बता रही हूँ और बुक में भी बहुत क्लियरली लिखा है कि व्हाट इज प्लेटलेट एक्टिवेशन, फिर आप लोग वहाँ पे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन आता होता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से इसको सुन लें कि प्लेटलेट एक्टिवेशन एक्चुअली है क्या। प्लेटलेट एक्टिवेशन का ये मतलब हरगिज नहीं है कि प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड, ये लाइन नहीं लिखनी है आप लोगों ने। प्लेटलेट एक्टिवेशन इज actually comprises of two major events. One is shape change and second is secretion of granules, and it is triggered by coagulation factors, thrombin and ADP. Thrombin activates platelets through a special type of G protein coupled receptor referred to as a protease activated receptor, which is switched on by a proteolytic cleavage carried out by thrombin. Actually, it is a पॉजिटिव फीडबैक साइकिल। सबसे पहले क्या हुआ कि जब वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एक्सपोज हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ वेस्कुलर इंजरी, तो उसके ऊपर आकर एक प्लेटलेट अटैच हो गया। उस प्लेटलेट वो जब प्लेटलेट अटैच हुआ आके तो उसमें से उसकी शेप चेंज होना शुरू हो गई और उसके अंदर से सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स रिलीज हुए, स्पेशली एडीपी। उन्होंने क्या किया कि सराउंडिंग प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट किया और वो भी सारे एग्रीगेट होना शुरू हो गए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसी साइड बाय साइड क्या हो रहा है कि वहाँ पे जब नेगेटिव सरफेस प्रोवाइड हो गई कोएगुलेशन फैक्टर्स को, तो और टिश्यू फैक्टर जो था वो भी एक्सपोज हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी, तो कोएगुलेशन कैस्केड भी स्टार्ट होगी ऑन द सरफेस ऑफ दैट प्लेटलेट एग्रीगेट। और जब उसमें से थ्रोम्बिन रिलीज होगी तो वो थ्रोम्बिन मजीद एक्टिवेट करेगी प्लेटलेट्स को थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर विच इज नोन एज protease activated receptor which is switched on by a proteolytic cleavage carried out by thrombin। ठीक है, protease activated receptor ने स्विच ऑन होना है और उसने फिर फर्दर इनको प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करना है। ADP is a component of dense body granules। ADP बहुत इंपॉर्टेंट ग्रैन्यूल कंटेंट है जिसको आप लोगों ने कभी नहीं भूलना। Thus, platelet activation and ADP release result in additional rounds of platelet activation, a phenomena referred to as recruitment। अब वो एग्रीगेशन रिक्रूटमेंट ये हुए जाएगी जब तक इस प्रोसेस को स्टॉपिंग इवेंट्स नहीं होते। Activated platelets also produce the prostaglandin thromboxane A2, a potent inducer of platelet aggregation। ठीक है जी, ADP ने क्या करना है मेजरली, उसने रिक्रूटमेंट करानी है, प्लेटलेट एक्टिवेशन करानी है। और जो थ्रोम्बोक्सिन A2 इसमें से रिलीज हुआ है प्लेटलेट्स में से, उसने क्या करना है, उसने प्लेटलेट एग्रीगेशन करानी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स को उसने कलेक्ट करना है। इसीलिए हम थ्रोम्बोक्सिन A2 इनहिबिटर है एक ड्रग, उसका क्या नाम है, विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड, या आप लोग मुझे बताएंगे विच थ्रोम्बोक्सिन A2 इनहिबिटर इज यूज्ड वेरी कॉमनली टू प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन। वरना मैं डॉक्टर मैविश को बताने लगी हूँ कि इनको नहीं आता है। लेट्स सी कौन कौन गूगल कर रहा है इसको। नो आंसर्स। एसके, व्हाट इज एसके? स्ट्रेप्टोकाइनेज, ओ नो, नहीं। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज नॉट ए वेरी कॉमनली यूज्ड ड्रग। एस्पिरिन, ठीक है फजर खान, वेरी नाइस। एस्पिरिन इज द ड्रग बेटा, एस्पिरिन इज थ्रोम्बोक्सिन A2 इनहिबिटर। ठीक है, तो it is used to prevent platelet aggregation। ठीक है जी, तो एस्पिरिन जो है उसको, जो होते हैं लोग जिनके अंदर हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स होते हैं या फिर डीवीटी के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें एस्पिरिन जो है वो रेगुलरली दी जाती है टू प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन बिकॉज इट ब्लॉक्स थ्रोम्बोक्सिन A2। Aspirin inhibits platelet aggregation and produces a mild bleeding defect by inhibiting cyclooxygenase, a platelet enzyme that is required for thromboxane A2 synthesis।
थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं होगी तो ये प्रोसेस काफ़ी हद तक रुक जाएगा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन के बाद क्या होता है? Platelet aggregation follows their activation. The conformational change in glycoprotein 2B3A that occurs with platelet activation allows binding of fibrinogen, a large bivalent plasma polypeptide that forms bridges between adjacent platelets leading to their aggregation. ये मैंने आप लोगों को पिक्चर में दिखा दिया कि ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A जो है वो कैसे फाइब्रिनोजेंस को ब्रिज करती है विद एडजेसेंट प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये सारा जो कन्फर्मेशनल चेंज आता है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A में that occurs with platelet activation, it allows binding of fibrinogen, which is a large bivalent plasma polypeptide that forms bridges between adjacent platelets leading to their activation, aggregation. और 2B3A की डेफिशिएंसी से एक ब्रीडिंग डिसऑर्डर होता है which is known as Glanzmann thrombasthenia. These are very favorite questions for MCQs. Glanzmann thrombasthenia, Bernard-Solier syndrome, von Willebrand disease. ठीक है, तो इस तरह के जो नए नए वर्ड्स आते हैं इनको याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक तो ये आपकी मेडिकल वोकेबलरी में इजाफा होता है इससे, दूसरा ये कि एग्जामिनर्स के भी ये फेवरेट होते हैं क्वेश्चन, स्पेशली जब आप लोग बाहर के एग्जाम्स देंगे या पार्ट 1 देंगे FCPS, उसमें भी ये बहुत काम आएंगे आपको, ये छोटी छोटी से जो वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजी। The initial wave of aggregation is reversible, but concurrent activation of thrombin stabilizes the platelet plug by causing further platelet activation and aggregation, and by promoting irreversible platelet contraction. Platelet contraction is dependent on the cytoskeleton and consolidates the aggregated platelets. ये वाली बात हो रही है जो बिल्कुल एंड में कंसोलिडेशन ऑफ प्लेटलेट हुई थी। कंसोलिडेशन ऑफ प्लेटलेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्लेटलेट साइज जो है वो श्रिंक होता जाता है, इतना वो श्रिंक हो जाता है कि अब कोई गैप ही ना रहे कि कहीं से कोई लीकेज हो सके ब्लड की, ठीक है। तो एंड हाउ प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द साइटोस्केलेटन, उसका साइटोस्केलेटन जो है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ऑब्वियसली इसके अंदर एक्टिन और उसी की बात हो रही है मायोसिन की जो उसका है, ठीक है। इन पैरेलल थ्रोम्बिन आल्सो कन्वर्ट्स fibrinogen into insoluble fibrin, cementing the platelets in place and creating the definitive secondary hemostatic platelet plug. Entrapped red cells and leukocytes are also found in hemostatic plugs in part due to adherence of leukocytes to p-selectin expressed on activated platelets. p-selectin आप लोगों को याद है कहाँ पढ़े थे? कि पढ़े थे हमने इन्फ्लेमेशन में जहाँ पर एडिशन मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, ठीक है। तो p-selectin जो है ये इट इज प्रेजेंट इन द प्लेटलेट्स एंड इट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड ऑन द एंडोथेलियल सरफेस। ये उस वक्त वहाँ पे आपकी बुक में उस टेबल में लिखा हुआ था कि एंडोथेलियम में होता है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये प्लेटलेट्स में भी होता है, इसीलिए इसका नाम p-selectin, ठीक है। तो p-selectin की वजह से ही ल्यूकोसाइट्स जो उसके अंदर प्रेजेंट आप लोगों को नजर आए थे प्लग में, वो p-selectin की वजह से। ओके, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क। Okay, let's start with the coagulation cascade. The coagulation cascade is a series of amplifying enzymatic reactions that leads to the deposition of insoluble fibrin clot. Okay, अब ये शुरू वाली जो इसकी इंट्रोडक्शन है ये गौर से सुन लें क्योंकि आप लोगों ने कोagulation कैस्केड पहले से पढ़ी हुई है, बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है। आई एम श्योर आप लोगों को आती होगी, अभी भी मेरे से ज़्यादा आता होगा, लेकिन कुछ सर्टन पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि पैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो है पैथोलॉजी में वी आर
involved in performing PT and APTT, which are the tests for assessing the efficacy of coagulation cascade in body. तो PT APTT के टेस्ट हम लोग जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट एप्लीकेशन है कोएगुलेशन कैस्केड की इन दी लेबोरेटरी साइंसेस। तो उस एस्पेक्ट में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ पैथोलॉजिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। PT APTT हर रोज़ बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स के अंदर मेडिसिन वाले सर्जरी वाले करवा रहे होते हैं, तो उनको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि इंटरप्रिटेशन उसकी वजह से टेस्ट की बहुत आसान हो जाती है इफ़ दे नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड द टेस्ट के ये टेस्ट जो है ये रिजल्ट हमें इसका बता क्या रहा है। ठीक है, तो कोएगुलेशन कैस्केड में होता क्या है, एक्चुअली इट इज़ अ सीरीज ऑफ एम्पलीफाइंग एंजाइमेटिक रिएक्शंस। हर एक रिएक्शन जो हो रहा है वो अपने से नेक्स्ट वाले रिएक्शन को एम्पलीफाई कर रहा है, और अल्टीमेटली इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, इनसॉल्युबल फाइब्रिन क्लॉट। और इस क्लॉट के बनने का मतलब क्या है कि जो ब्लीडिंग है वो इफेक्टिवली कंट्रोल हो रही है इफ़ द प्रोसेस इज इन बैलेंस। अगर वेल ऑर्केस्ट्रेटेड है बॉडी के अंदर तो बिल्कुल सही अमाउंट में जितना क्लॉट चाहिए उतना बनेगा, उसके बाद प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अगर जो कोएगुलेशन कैस्केड है ये सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रही, इसके अंदर कोई भी एक कंपोनेंट जो है वो डेफिशिएंट है या उसकी म्यूटेशन है वो डिफेक्टिव है, तो क्या होगा कि ये फाइब्रिन क्लॉट नहीं बनेगा। तो जो हमारा जो अल्टीमेटली जो थ्रोम्बस बनना है वो इतना जो सेकेंडरी प्लेटलेट क्लॉट बनना है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, वो फ्रेजाइल होगा, वो टूट जाएगा थोड़ी देर बाद और ब्लीडिंग हो सकती है उसकी वजह से। ठीक है, और अगर तो क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, जो इसके कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स थे वो फेल हो गए हैं, कैस्केड चलती जा रही है, तो फिर क्या होगा कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन इन दी बॉडी, थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि क्लॉटिंग जब हम टेस्ट कर रहे हैं लैब में तो दैट इज नोन एज इन विट्रो क्लॉटिंग। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो क्लॉटिंग है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लॉटिंग इन दी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉटिंग है उसको कहते हैं इन वीवो क्लॉटिंग, और जो क्लॉटिंग लैब के अंदर हम टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं दैट इज नोन एज इन विट्रो क्लॉटिंग। दोनों डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर जब क्लॉटिंग हो रही है तो उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स डिफरेंट हैं। देयर इज टिश्यू फैक्टर प्रेजेंट, देयर आर प्लेटलेट सर्फेसेस प्रेजेंट, जो कि कोएगुलेशन को कैस्केड को कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। ठीक है, लेकिन जब टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लैब में इसको टेस्ट करें क्लॉटिंग कैस्केड को तो वी डोंट हैव टिश्यू फैक्टर। ठीक है, टिश्यू फैक्टर होता तो है अवेलेबल लेकिन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज़ नॉट रूटीनली यूज्ड फॉर द टेस्ट। वहाँ पे हमें, और नंबर 2 के प्लेटलेट्स नहीं होते उसके अंदर, तो देर इज़ नो नेगेटिव सरफेस प्रेजेंट, तो हमें ये चीज़ें आर्टिफिशियली जनरेट करनी पड़ती हैं टू टेस्ट दी क्लॉटिंग कैस्केड, क्लॉट फॉर्मेशन, उसके फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन कुछ रूल्स जो हैं दे आर सेम इन वीवो और इन विट्रो, सम ऑफ द रूल्स आर सेम। वो रूल्स क्या हैं, वो रूल्स, नंबर 1, ईच रिएक्शन स्टेप इन्वॉल्व्स एन एंजाइम, an activated coagulation factor, a substrate, an inactive proenzyme form of a coagulation factor, and a cofactor, a reaction accelerator. ठीक है, ये वही वाली बात है जो एफएससी की बुक में एंजाइम्स के बारे में लिखी हुई थी कि जो भी रिएक्शन होना है उसमें एक एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम कौन सा होगा हर रिएक्शन का, जो भी एक्टिवेटेड कोएगुलेशन फैक्टर है वो एंजाइम है इस एक रिएक्शन, और जो इनएक्टिव कोएगुलेशन फैक्टर है या प्रोएंजाइम है वो सबस्ट्रेट है, और को फैक्टर क्या है, वो एक्सेलरेट करेगा प्रोसेस। ज़्यादातर को फैक्टर जो है वो कैल्शियम है या फिर फॉस्फोलिपिड है, द नेगेटिव सरफेस। These components are assembled on a negatively charged phospholipid surface which is provided by activated platelets. ठीक है जी, अब ये डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही है सारी चीज़ को। आप लोग देखेंगे ये नेगेटिव, ये ब्लू कलर की चीज़ क्या है, ये जो बेस बनी हुई है दिस इज एक्चुअली द फॉस्फोलिपिड सरफेस, द नेगेटिवली चार्ज्ड सरफेस। ठीक है, उसके बाद एक्टिव कोएगुलेशन फैक्टर और एंजाइम क्या है, फैक्टर 7A, ये उन्होंने एक एग्जांपल दी है। जो एक्टिव कोएगुलेशन फैक्टर है वो होगा एंजाइम इन ईच रिएक्शन, और वो कहाँ से आएगा, फ्रॉम द प्रीवियस रिएक्शन। और इनएक्टिव कोएगुलेशन फैक्टर क्या होगा, वो सबस्ट्रेट होगा। अब इस वाले रिएक्शन में इस
सबस्ट्रेट ने यहाँ पर फैक्टर 10 ने कन्वर्ट होना है इनटू एक्टिव एंजाइम। ठीक है, तो ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये नेगेटिवली चार्ज सरफेस फॉस्फोलिपिड सरफेस है। ठीक है, ग्रीन कलर का क्या है, टिश्यू फैक्टर है जो एक्सपोज होगा तो रिएक्शन को स्टार्ट कराएगा। और ये जो ग्रीन कलर का है ये इसमें इस वाली एग्जांपल में क्या है, इट इज एक्चुअली फैक्टर 7A, टिश्यू फैक्टर 7 को भी कहते हैं। और जब कोई इंजरी होती है और ये एक्सपोज होता है उसी वक्त ये एक्टिवेट हो जाता है, तो 7A इज एक्टिवेटेड टिश्यू फैक्टर। उसने अब एक्टिवेट करना है 10A को, तो ये यहाँ पे 10A बन गया। और यहाँ पे कोफैक्टर क्या है, कैल्शियम आइंस। ठीक है, उसके बाद 10A जो है इट बिकम्स द एंजाइम एंड नाउ इट हैज टू एक्टिवेट फैक्टर 2। और फैक्टर 2 को जब वो एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 2 कौन सा होता है, थ्रोम्बोजन होता है, थ्रोम्बिन। ठीक है, इसको जब ये एक्टिवेट करेगा तो ये, अब इस एग्जांपल में ये क्या बन गया, ये एंजाइम बन गया। फैक्टर 2 इज द सबस्ट्रेट और को फैक्टर यहाँ पे फैक्टर 5A है, which is the activated factor 5, वो यहाँ पे को फैक्टर बन गया। कैल्शियम इज अगेन नीडेड इन दिस एग्जांपल आल्सो, और ये फिर इसने इसको 2A बना दिया। ठीक है, दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस ऑल द रिएक्शन। इस तरह से वो नेगेटिवली चार्ज सरफेस होती है जिसके ऊपर ये सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हर रिएक्शन में एक कोएगुलेशन फैक्टर ने एक्टिवेट होना है और फिर नेक्स्ट रिएक्शन में उस एक्टिवेटेड कोएगुलेशन फैक्टर ने नेक्स्ट फैक्टर को एक्टिवेट कर देना। इसके लिए कोफैक्टर्स भी चाहिए होते हैं, कोएंजाइम्स चाहिए होते हैं। कैल्शियम है जैसे, टिश्यू फैक्टर है, फैक्टर 5A है, ये सारे जो है ये कोफैक्टर एक्सेलरेट करते हैं प्रोसेस। I think we finish our lecture at this point. Next time I will start again with the coagulation cascade. आप लोग इसको एक दफ़ा रीड करें बुक में से, या फिर कहीं और से, कोई बैठे बैठे किसी के पास 5 मिनट है तो वो यूट्यूब पे कोई वीडियो ही देख ले अच्छी सी, ताकि जब आप लोग ये लेक्चर सुने तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आए एक्चुअली। Any questions? Otherwise, I am going to say you goodbye. Take care. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज कहने में आप लोग बहुत तेज हैं वैसे। चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।